आज के जमाने में गंजापन एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। कई लोगों को अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है और कई लोग तब जागते हैं जब बॉल्डनेस एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है। काश पहले स्टेप ले लिया होता, ये सोच उन्हें बार बार सताती है। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग एज ग्रुप के पेशेंट्स के बारे में जिन्होंने फेस किया डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस। उनके चैलेंजेस क्या थे, उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कैसे तैयार हुआ और कैसे मिला उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया लुक। हर स्टेज की बॉल्डनेस की अपनी जर्नी होती है और उसके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से टाइम लेते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन रिजल्ट हर केस में इम्पैक्टफुल होते हैं। अगर आप भी अर्ली या फिर एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इनिशियल कंडीशन, प्लानिंग और इस पूरी जर्नी के बारे में। सबकी बॉल्डनेस अलग स्टेज की थी, तो हेयरलाइन भी अलग पैटर्न में रिसीड हुई थी। पेशेंट 1 की हेयरलाइन ने एम शेप में रिसीड होना शुरू किया था और शेप उनके स्कैल्प पर विजिबल भी थी। इससे उनका फ्रंटल एरिया भी साइड से पूरा खाली नजर आ रहा था। पेशेंट 2 की बॉल्डनेस ग्रेड 3A स्टेज की थी, जिसमें उनकी हेयरलाइन किसी पर्टिकुलर पैटर्न में रिसीड नहीं हुई बल्कि पूरी ही पीछे चली गई थी और जितना हेयरलाइन पीछे गई थी उतना ही फ्रंटल एरिया खाली नजर आ रहा था। पेशेंट 3 के केस में हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स भी रिसीड हुए थे और फ्रंटल एरिया के साथ कुछ पार्ट मिड स्कैल्प का भी खाली हो चुका था। इन तीनों ही पेशेंट की उम्र 25 साल थी, लेकिन बॉल्डनेस की वजह से यह ज्यादा उम्र के दिखने लगे थे और फेस का चार्म भी खो चुके थे। पेशेंट 4 के केस में हेयरलाइन पेशेंट 3 की हेयरलाइन की तरह ही मिड स्कैल्प तक रिसीड हो चुकी थी, लेकिन यह केस ग्रेड 5 स्टेज का था। इसमें पेशेंट के शेष मिड स्केल और क्राउन रीजन में थिनिंग भी आ चुकी थी। पेशेंट 5 का केस डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज का था, जिसमें उनकी हेयरलाइन पीछे की तरफ रिसीड नहीं हुई थी बल्कि वहां वॉल्यूम काफी कम हो चुका था। फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी बहुत ज्यादा थिनिंग विजिबल थी, लेकिन इन पांचों ही पेशेंट के डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में थे। पेशेंट 3 और पेशेंट 5 का डोनर एरिया सबसे ज्यादा डेंस था। अब बात करें पेशेंट 6 की, तो उन्हें ग्रेड 7 की बॉल्डनेस थी, जिसमें पूरा ही स्कैल्प खाली नजर आता है और पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी और डोनर एरिया भी एवरेज कंडीशन में था, क्योंकि इस स्टेज में मोस्ट ऑफ द स्कैल्प एरिया बॉल्डनेस से अफेक्ट होता है। चलिए अब जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कैसे इन सब की बॉल्डनेस को दूर किया और एक यूथफुल लुक वापस दिया। सभी पेशेंट्स के स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की और अफेक्टेड एरियाज को प्रिसाइसली मार्क किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी पेशेंट्स की हेयरलाइंस उनके फेशियल फीचर्स, एज और बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केयरफुली डिजाइन की गई थी। पेशेंट 3 के केस में सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन नहीं बल्कि टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए थे। इससे उनका फेशियल फ्रेम परफेक्टली रिस्टोर होगा। पेशेंट 4 और पेशेंट 5 दोनों के केसेस में मार्किंग्स क्राउन एरिया तक एक्सटेंड की गई थी, बट एज कंपेयर टू पेशेंट 4, पेशेंट 5 का क्राउन रीजन ज्यादा अफेक्टेड था, इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी में हायर कवरेज प्लानिंग रखी गई। पेशेंट 6 का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट 2 सेशंस में प्लान हुआ। इस वजह से फर्स्ट सेशन में मार्किंग्स मिड स्कैल्प तक लिमिटेड रही। सेकंड सेशन में पूरा क्राउन रीजन कवर किया गया था, जैसा कि मार्किंग्स में विजिबल है। और एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस का हेयर ट्रांसप्लांट 2 सेशन में प्लान करने से डोनर एरिया का ऑप्टिमल यूज होता है और सेकंड सेशन के लिए स्कोप बना रहता है। हेयरलाइन डिजाइन के बाद शुरू हुआ प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके स्लिट्स क्रिएट की गई थी। स्लिट क्रिएशन के टाइम पर स्कैल्प पर कितनी डेंसिटी ऐड होगी वो भी देखा जाता है और किस एरिया में डेंस पैकिंग रखनी है और किस एरिया में थोड़ी कम डेंसिटी ठीक रहेगी, ये भी स्लिट्स क्रिएशन के टाइम पर ही पता चल जाता है। इसके बाद शुरू हुआ एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन, जिसमें पेशेंट के डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किए गए। ग्राफ्ट्स हर जोन के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किए गए थे, जैसे हेयरलाइन और टेम्पल जोन। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। इससे पेशेंट को फुलर लुक मिलता है। क्राउन रीजन, जिसे स्कैल्प का ब्लैक होल भी कहा जाता है, वहां नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स डिफरेंट एंगल में इम्प्लांट किए गए थे। इससे पेशेंट का स्कैल्प फुल और वॉल्यूमिनस नजर आएगा। पेशेंट 1 के केस में टोटल 2700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। पेशेंट 2 के केस में टोटल
3,566 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। पेशेंट 3 के केस में टोटल 3,600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। पेशेंट 2 और 3 के नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि उनका बॉल्डनेस पैटर्न क्वाइट सिमिलर था। पेशेंट 4 के केस में टोटल 5,000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। पेशेंट 5 के केस में टोटल 5,700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और पेशेंट 6 के पहले सेशन में कुल 5,000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और दूसरे सेशन में 3,000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। टोटल उनके केस में 8,000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे। सभी पेशेंट्स के ग्राफ्ट्स सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे बाय कीपिंग देम सेफ फॉर फ्यूचर नीड्स। चलिए अब एक एक करके पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव है। मेरी एज 25 ईयर्स है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। लास्ट कुछ ईयर से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा था। लास्ट इन ईयर 2024 में तो मैंने ट्रांसप्लांट कराने का अपना मन बनाया कि ट्रांसप्लांट कराना है। डॉक्टर से भी कंसल्ट किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही होगा इसमें। तो मैंने अपनी रिसर्च करी कि कहाँ से कराना चाहिए, तो मुझे बेस्ट ऑप्शन क्यूएसटी क्लिनिक लगा और मैंने लास्ट 7 मंथ्स पहले अपना ट्रांसप्लांट कंप्लीट करा लिया। आफ्टर कंसल्टेशन में जो मेरा ट्रांसप्लांट की डेट है वो मैंने बुक कर ली थी यहाँ पे। डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से कंसल्ट किया और एट द डे ऑफ सर्जरी काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे मेरा फॉलोअप किया है सब चीज़, मतलब ट्रांसप्लांट से पहले भी और बाद में भी सब चीज़ अच्छे से हुई हैं। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट मुझे कोई पहले ये था कि ट्रांसप्लांट में काफ़ी पेन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेनलेस सर्जरी थी एकदम मेरी। आफ्टर द ट्रांसप्लांट, इमीडिएट ट्रांसप्लांट, डॉक्टर ने अच्छे से जो मेरी मेडिसिन थी उन्हें अच्छे से प्रिस्क्राइब किया, अच्छे समझाया और क्या क्या मुझे प्रिकॉशन लेने हैं वो समझाया अच्छे से। तो इनिशियली 7 डेज़ के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होते हैं, तो वो अच्छे डॉक्टर ने अच्छे से मुझे समझाया। और आफ्टर ट्रांसप्लांट जो यहाँ की टीम है वो रेगुलर मेरे टच में थे, ताकि कि मैं अपनी मेडिसिन टाइम से ले रहा हूँ। जो प्रिकॉशन डॉक्टर ने बताया है कि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर मेरा फॉलोअप था कॉल पे भी और डॉक्टर भी मेरे टच में थे रेगुलर। आफ्टर द प्रोसीजर जो मेरा डोनर एरिया था वो काफ़ी मतलब बोल्ड हो गया था, पूरा खाली हो जाता है वो। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर्स ने अच्छे समझाया था और उनके अकॉर्डिंग ही मतलब जैसे कि 1 to 2 वीक्स में वो अच्छे से हील अप हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सेम एज मेरा जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था, मेरा फ्रंटल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो भी अच्छे से हील हो जाता है। और मतलब 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक 1 मंथ तक हील हो जाता है और 1 से लेकर 2 मंथ तक उसमें शेडिंग फेज होता है। धीरे धीरे बाल गिरते रहते हैं, जैसे आप हेड वॉश करेंगे तो उसमें भी वो बाल दिखते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो अच्छे से दोबारा हील अप हो जाते हैं। 2 to 3 मंथ्स बाद उसमें अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। और भी पहले जब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तब तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन वो जब एग्रेसिवली बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी वी शेप बन गई थी मेरे आगे हेड पे, तो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। इंटरव्यूज़ वगैरह में जाने के लिए भी और या किसी की शादी वगैरह में भी जा रहे हैं तो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। लुक वो मतलब नहीं आ जाती थी ऐसे। और आफ्टर ट्रांसप्लांट में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ, अपने हेयर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा फील करता हूँ मैं, अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो बिफोर ट्रांसप्लांट मेरा काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप मेरे पुराने फ़ोटो भी देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा वी शेप में रिसीडिंग हेयर लाइन रिसीड हो गई थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। और ये मेरी अब की कंडीशन है। अब तो नॉर्मली हो गया सब कुछ, पहले से भी बल्कि अच्छा हो गया। इतनी अच्छी मेरी हेयर लाइन पहले से कभी थी भी नहीं, तो अब तो मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ उसको लेकर। आफ्टर 7 to 8 मंथ्स जो मेरा रिज़ल्ट है उस समय काफ़ी खुश हूँ। और जो मेरा डिसीजन रहा क्लिनिक को सिलेक्ट करने के लिए वो भी काफ़ी सही रहा। मेरे रिजल्ट्स, डॉक्टर ने तो और भी टाइम बताया था मुझे एक्स्ट्रा, पर उससे पहले काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिल गए हैं। तो मैं क्लिनिक सिलेक्शन को लेके अपने और चॉइस ऑफ डॉक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और अपने रिजल्ट्स को लेकर मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और अब जैसे मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाता हूँ तो मतलब कोई ऐसा इतना नोटिसेबल नहीं है कि आपको ये नहीं बोल पाता कि आपने ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि मेरी जो हेयर लाइन है वो मेरे फेस के साथ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरीके से अलाइन की हुई है। तो ऐसा कोई मतलब जज नहीं कर पाता है कि आपने ट्रांसप्लांट किया है। बिल्कुल एकदम नेचुरल है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। कोई आज तक बता भी नहीं पाया कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी तक का जो रिज़ल्ट रहा है, जो भी आउटकम रहे हैं मेरे हेयर लाइन को लेकर, या फिर जो भी मैं सेशंस लेने के लिए आता हूँ PRP के लिए, उनसे मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट PRP में आपसे। थैंक यू। फर्स्ट मंथ में जब पेशेंट ने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था तब उनके स्कैल्प पर 30% शेडिंग विजिबल थी और अब 9 महीने के बाद उनके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं। हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइन हो चुकी है और फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल है। पेशेंट का कंप्लीट स्कैल्प डेंस हेयर ग्रोथ से भरा हुआ है जो पेशेंट के लुक को एलिवेट कर रहा है। चलिए अब सेकंड पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, मेरा नाम अमित कुमार है। मेरा ट्रांसप्लांट 3 जनवरी को हुआ था
अभी मैं अपनी 5th PRP कराने आया हूँ। मेरा जो ये हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था वो लगभग लास्ट 2019 से हुआ था। ये मेरे पापा जी के भी है, मामा जी के भी है, तो मेरे को लगा कि जेनेटिक है। बाकी ऐसे तो कोई प्रेशर वगैरह कुछ था नहीं, स्ट्रेस वगैरह, तो जेनेटिक के कारण की वजह से मेरा ये हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। मेरी ये हेयर लाइन पहले रिसीड होनी स्टार्ट हुई, तो ये धीरे धीरे शुरू में तो कम बाल टूटते थे, जैसे नहाते थे, शैम्पू वगैरह किया तो नॉर्मल लगा कि ये जा रहे हैं बाल ऐसे ही, लेकिन फिर वो ज़्यादा होने लगा, काफ़ी हद तक चला गया था फिर पीछे। तो यही हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, जब भी कंघी वगैरह करो तो काफ़ी सारे बाल टूटते थे, तो मैं बहुत परेशान था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ वगैरह करा लो तो उससे शायद रुक जाए, तो मैंने वो लगभग 5 से 6 महीने कंटिन्यू खाई, तो मेरे को कुछ खास उसका रिजल्ट मिला नहीं। काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। फिर मैंने सारी वीडियोस वगैरह देख के फिर मैंने सोचा कि अब ट्रांसप्लांट ही करा लिया जाए, क्योंकि मेरे हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी, पीछे तक जा चुके थे। तो फिर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किया। जब मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराने का प्लान बनाया तो घर वगैरह में ऐसी नॉर्मली बात करी, वीडियो वगैरह दिखाई उनको कि मैं ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही हो जाएगा तो मेरे बाल सही हो जाएंगे। तो घर वालों का रिएक्शन था कि नहीं कराना है, जैसे हो ठीक हो, कुछ वो आता है पैच वगैरह लगा लो अपना, ठीक है, ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ उनको डर था कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर मुझे कराना था, मैंने सारी चीज़ें देखी, वीडियोस देखी, मेरे फ्रेंड्स ने कराया 2 ने, तो यहीं से कराया उन्होंने QST से, तो उनको रिजल्ट अच्छा आया, तो मैं काफ़ी खुश था कि यार मेरा भी हो जाएगा। तो फिर मैंने बिना घर वालों को बताए आया और कराने के बाद उनको बताया कि मेरा हो चुका है। फिर तो बाद में ये होता है कि चलो करा ले तो करा लिया, वरना अगर मैं पहले बताता तो बिल्कुल मना कर रहे थे घर वाले तो कराने के लिए। मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो मैंने दिल्ली में भी ट्राई किया था 1-2 जगह। फिर मेरे फ्रेंड्स ने QST में कराया था और एक ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ से, तो मैंने फिर QST में कंसल्ट किया, मुझे यहाँ का ठीक लगा, वीडियोज़ वगैरह देखी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो मेरे फ्रेंड ने कराया हुआ था ऑलरेडी, तो मेरे को भी ठीक लगा, इसलिए मैंने ये QST डिसाइड किया कि QST से ही कराना है। यहाँ की टीम, स्टाफ, डॉक्टर वगैरह सब अच्छे लगे, हाइजेनिक थी सारी चीज़ें। तो मैं 1-2 बार आया था पहले अपना कंसल्ट करने के लिए, तो मेरे को यहाँ की सारी चीज़ें सही लगी, तो फिर इसलिए मैंने QST से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान किया। जिस दिन मैं सर्जरी के लिए आया तो मेरी फ्रेंड से बात हुई थी पहले, जब वो कराने के लिए आया था, तो वो काफ़ी नर्वस सा था, कह रहा था यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसका जब हो चुका था, अच्छी ग्रोथ आ गई थी, तो मैं बड़ा खुश था, मेरे अंदर ये नहीं था कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर वगैरह से मिला, यहाँ पे सारी बातें उन्होंने समझाई अच्छे से, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, बढ़िया सारी चीज़ें हाइजेनिक थी। तो फिर मेरे को कोई वैसा था नहीं मन में कि ये ऐसे क्या होने जा रहा है। तो फिर मेरे को OT गए, पहले दिन में तो ये स्लिट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेन हुआ, उसके बाद लेकिन स्लिट्स वगैरह बन गई, फिर कोई पेन नहीं हुआ। फिर मेरे को नेक्स्ट डे बुलाया गया सुबह का टाइम OT में। फिर मैं OT में गया, स्टाफ ने अच्छे से बात की, बीच बीच में सारे हालचाल पूछ रहे थे, रिफ्रेशमेंट वगैरह था, और पेन तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, मैं आराम से बैठ के TV देख रहा था। फिर बीच में वॉशरूम वगैरह भी गया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पेन हो रहा है या हो रहा है, तो काफ़ी सही लगा। फिर शाम के टाइम जब उन्होंने बताया कि हो गया, तो फिर मैं बड़ा खुश था, क्योंकि हेयर लाइन जो बनाई थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो उस टाइम पे तो लग रहा था कि यार ये बड़ी पीछे तक बनाई है, ये आगे तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो लगता है कि बिल्कुल सही बनी है, नेचुरल लुक आता है। तो उस टाइम पे तो लगा था कि ये ज़्यादा पीछे बना दी है, थोड़ी और आगे होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब रिजल्ट आया है फाइनली, तो हेयर लाइन काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। सब लोग बोलते हैं मतलब कहाँ से कराया है, और ये पता भी नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांटेड है या ओरिजिनल है। मेरे लगभग 3500 ग्राफ्ट्स लगे QST टेक्निक से। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट डन हुआ तो डॉक्टर्स ने मेरे को दवाइयाँ वगैरह दी कि ये 5 दिन तक 5 से 6 दिन की दवाइयाँ चलेगी, उसके बाद आपकी नॉर्मल कोई दवाई नहीं है, फिर उसके बाद आपको सलाइन वाटर देना, वो करते रहना है स्प्रे। तो फिर मैं 5-6 दिन तक वो खाई दवाई, तो ऐसा कुछ पेन हुआ नहीं। उसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि कई बार पेन ना हो जाए बाद में, उस टाइम पे तो हुआ नहीं है, लेकिन बाद में भी पेन नहीं हुआ। तो मैंने 5-6 दिन वो दवाई खाई, फिर हल्की फुल्की स्वेलिंग आई थी, वो भी मैं रेस्ट ही करता रहा, इतनी स्वेलिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। तो फिर मैं लगभग 10 दिन के बाद अपना वर्क पे चला गया था, मैंने काम वाम नॉर्मल करना स्टार्ट कर दिया था। सर्जरी के बाद लगभग दिन में शाम को टाइम डेली कॉल आती थी, आपकी क्या है कंडीशन, फ़ोटोज़ भेजिए, दवाई या ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रखने हैं, सलाइन वाटर स्प्रे करना है, वो कर रहे नहीं करना है। तो फॉलो बहुत अच्छा था। तो मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि आपका 1 मंथ से 30 to 40 डेज में शेडिंग फेस आना स्टार्ट हो जाता है, और 1 मंथ के बाद PRP लेने आना होता है। तो मैं PRP कराने आया था, तो मेरा शेडिंग फेस बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने वही डॉक्टर से पूछा कि आप बोल रहे थे 30 से 40 दिन तक लगभग 80 to 90% बाल शेड हो जाते हैं, तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपका भी हो जाएगा।
फिर मैं करा के गया, फिर उसके कराने के बाद लगभग मेरा 10 दिन बाद सेटिंग फेस आया, तो मेरे लगभग सारे बाल चले गए। मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। मतलब पता था मुझे कि मेरे फ्रेंड का हुआ था कि बाल सेट हो जाते हैं, सारे चले जाते हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस है, वो फिर से आते हैं। तो ऐसा कोई डर नहीं था कि ऐसा क्या, वो पता था कि नॉर्मल प्रोसेस है। फिर उसके बाद जैसे वो बाल हो गए, फिर मैं सेकंड PRP के लिए आया, तो फिर धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गए। तो लगभग थर्ड PRP तक लगने लगा था कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, लेकिन फोर्थ PRP में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगने लगा था कि हाँ अब तो बढ़िया हो गया है धीरे धीरे। फिर 5th के मंथ के बाद तो काफ़ी अच्छे हो गए ये बाल। अगर किसी को ट्रांसप्लांट प्लान करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग QST आए। यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें हाइजेनिक है, डॉक्टर्स वगैरह सब अच्छे हैं, और रिजल्ट आपके सामने ही है, देख रहे हो। मैं तो बिल्कुल खुश हूँ यहाँ से, मैंने कराया है, और मेरे से कई काफ़ी दोस्त वगैरह भी कंसल्ट कर चुके हैं। एक दोस्त ने मेरे करा भी लिया यहाँ से रिसेंट मेरे के बाद, वो भी काफ़ी सही है, उसका भी सही चल रहा है प्रोसेस। तो अगर किसी को कराना है, हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर पहले दवाइयों से रुक सकता है तो दवाइयाँ करा लो टाइम से, लेकिन अगर ज़्यादा हो चुका है तो आपको ट्रांसप्लांट सजेस्ट कराना है तो आप QST आओ और अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। पेशेंट 2 ने भी हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, और तब हमारे एक्सपर्ट्स ने इनके स्कैल्प पर बहुत मिनिमल शेडिंग ऑब्जर्व करी थी, और अब 9 महीने के बाद उनके स्कैल्प पर भी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल है, जिससे उनका लुक पूरी तरह चेंज हो गया है। चलिए अब तीसरे पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। इनिशियली मेरा हेयर फॉल अराउंड 2019 से काफ़ी बढ़ गया था, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा होने लगा था। तो 2022-23 तक मेरी मोस्ट ऑफ द हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, फ्रंटल को ज़्यादा बचा नहीं था। तो 22 के मिड से मैंने इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियली PRPs भी ट्राई करी थी, फिर मेडिकेशंस पे भी गया था, मैं मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड भी ट्राई किया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिफोर ट्रांसप्लांट। तो मैंने इन द एंड 23 के एंड में जाके डिसीजन बनाया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो मैंने इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। Then I got to know about QST clinic through YouTube videos। तो मैंने अपनी सबसे पहली YouTube वीडियो जो मैंने QST की देखी थी वो राजपाल यादव जी की थी। वहाँ से फिर मैंने और रिसर्च करी, वो करी, फिर मैं काफ़ी इनको लेके सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन बनाया था। फिर मैंने लास्ट ईयर March 1 को यहाँ से सर्जरी इनिशिएट करवाई थी। जैसे मेरा सर्जरी तो शेड्यूल था March 1 को, बट मैं 1 वीक पहले आया था यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को अराउंड 2500 ग्राफ्ट्स बताए थे। तो 2500 ग्राफ्ट्स मेरे को लगने थे। फिर जब सर्जरी डे आया तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं OT में गया, बट OT में जाने से पहले तक और OT में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो यहाँ का जो स्टाफ है QST का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब आराम से हो जाएगा काम। फिर जब सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे थोड़ा ये नर्वसनेस थी कि ज़्यादा दर्द पेन तो नहीं होगा, मतलब कैसे रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। बट जब स्टार्ट हुआ, स्लिट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर्स काफ़ी कूल थे, उन्होंने काफ़ी कंफर्ट करा मेरे को कि अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इतना पेन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माइनर पेन तो एक्सपीरियंस होता है, बट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इतना कोई बिग इशू नहीं है। तो जैसे जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन दे के कहा था कि थोड़ी स्वेलिंग या आँख वगैरह पे ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो मतलब घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। बट लकीली मेरे को इतनी स्वेलिंग नहीं हुई थी, बस 1-2 डेज रही थी, वो भी बहुत कम। तो मेरे को वो चीज़ तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद एक फेज़ होता है शेडिंग फेज, उसमें हमें बताया गया था कि अगर पूरे बाल भी चले जाएं तो हमें एफरेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब मेरी शेडिंग शुरू हुई थी तो 1-2 अराउंड, जैसे मैंने मार्च में गया था तो मैं मई जून के फर्स्ट वीक तक शेडिंग में ही चल रहा था, मेरे 90% तक शेड हो गए थे। फिर मेरे अराउंड जून मिड से रूट्स आने, फॉलिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर अप्रॉक्स जुलाई के एंड से मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे तो आज मैं अपनी यहाँ पे 7th PRP के लिए आया हूँ, इससे पहले मैं 6 PRPs ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरा ये 12th मंथ चल रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कितना ठीक है, मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रूटीन हो गया। पहले जैसे
ट्रांसप्लांट से पहले तक एक बालों की कंसिडरेशन रहती थी कि मतलब कैसे जाएं, कैसे करें, कैसे काम करें। अब कोई इतने इशूज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हुआ है और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए। तो काफ़ी लाइफ बदल गई 1 साल के बाद। जैसे मतलब ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी होता है, जो लोग कहते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, काफ़ी कुछ ट्राई किया। इन द एंड मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बनाया था, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, काफ़ी माइंड बिल्डअप करना पड़ा था मुझे इनिशियली कि है तो एक सर्जरी, वो ब्ला ब्ला ऐसे सब होता है। बट जब मैंने QST में आया तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गेव मी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो मुझे इतना फिर वो नहीं रहा, मैं इतने डाउट में नहीं रहा। फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सीधे अपना फर्म डिसीजन बना लिया और काफ़ी मेरा सही डिसीजन रहा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे दे ट्रीट वेरी वेल। बहुत अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर है पूरे QST क्लिनिक का। तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लेने के लिए। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ QST के लेके। मेरे को कोई वो नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नथिंग ग्रजेस। बहुत काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा हूँ मैं QST के लेके। आई थिंक जितना अच्छा उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग, शायद कोई और क्लिनिक नहीं दे पाता। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी ये मेरा अभी तक की 1 साल की जर्नी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को 7 PRPs के लिए सजेस्ट कर रखा था। अभी मुझे कंसल्टेशन लेना है। इफ़ दे विल सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट्स और मोर PRPs देन आई विल गो फॉर इट, एंड if I'll come here and share my more views also. At last, thank you QST. I am really satisfied from your work. पेशेंट 3 ने भी हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था और उस टाइम पर उनके स्कैल्प पर 60% शेडिंग विजिबल थी, लेकिन 11 महीने में उनका लुक पूरी तरह बदल गया। अब एक परफेक्ट हेयर लाइन और टेम्पल्स पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रहे थे, जिससे उनका यूथफुल लुक वापस आया है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी हेयर स्ट्रैंड्स अच्छे से मर्ज हो चुके हैं और पूरे स्कैल्प पर एक डेंस लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, as he also mentioned in his testimonial. चलिए अब चौथे पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हाय, मैं गौरव प्रजापति। जो ट्रांसप्लांट जर्नी है 21 नवंबर 23 को शुरू हुई थी और 22 को मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था और बीच में मैं PRP लेता रहा था। तो आज QST मेरी 4th PRP है। हालांकि मैंने बीच में अपने नियर बाई में कई PRP और GFC वगैरह ले रखी हैं, तो दोनों के रिजल्ट बेस्ट हैं। जैसे मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था 22 नवंबर 23 को, तो 23 नवंबर से मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया था, क्योंकि फर्स्ट डे जो थोड़ा बैंडेज वगैरह लगाते हैं उसको हटाने के लिए कैसे कैसे हटाना है। हालांकि मुझे रिकमेंड किया था कि आप यहाँ आ जाओ, और अगर आप नहीं आ सकते क्योंकि मैं थोड़ा दूर से हूँ यहाँ से, तो टीम ने मुझे कॉल पे ही बताया कि कैसे कैसे करना है। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉल का भी मुझे ऑप्शन दिया था कि वीडियो कॉल पे आप हमें दिखा के कर सकते हो करके, पर वीडियो कॉल की जरूरत नहीं पड़ी, ऑडियो कॉल पे ही काम चल गया। और उसके बाद भी कंटिन्यू फ़ोन आते थे कि आपका डाइट, जैसे मेरा डाइट जो मुझे रिकमेंड किया आप वो ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, स्लीप प्लान, कितने घंटे सो रहे हो और किस पोस्चर में सो रहे हो, उसी पोस्चर में सोना है। क्योंकि इनिशियली जो डेज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि ट्रांसप्लांट के बाद ऐसे सोना है करके, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद डेली बेसिस पे मेरे ग्रोथ या फिर जो भी मेरे इस पर पे कुछ भी प्रोग्रेस हो रही है उसका फोटो देना। इसके लिए मुझे टीम ने कंटिन्यूसली मुझे फॉलो अप करती रही QST टीम मुझे। बिफोर द सर्जरी मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने लोगों से सुना था या फिर बनी बनाई बातें जो लोग बोलते थे या फिर उनके साथ रियल में हुआ भी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि हो सकता है वो झूठ बोल रहे होंगे, पर जैसे कि पेन बहुत ज़्यादा होना है, फिर हो सकता है कि किसी को सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है सर्जरी के बाद, या फिर कुछ एनेस्थीसिया बीच में सडनली मतलब कि जैसे बेहोश करते हैं तो बीच में होश आ जाता है और सर्जरी अनसक्सेसफुल रह जाती है। ऐसा करके मैंने बहुत पहले सुना था, पर जैसा यहाँ QST के ओल्ड रिजल्ट से और मैंने यहाँ के कमेंट्स देखे थे और दूसरे लोगों के, तो बहुत अच्छे थे। फिर जब मैं यहाँ फिजिकली विजिट किया और मैंने सर्जरी कराई तो सब ऐसा कुछ था नहीं जैसा लोगों ने मुझे बताया था कि बहुत पेन होगा। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, पर केवल उसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बाकी मैं पूरा होश में था वहाँ पे। और टाइम बाय टाइम मुझे रिफ्रेशमेंट भी आ रहा था। बाकी डॉक्टर्स मुझे अगर मुझे कुछ भी वॉशरूम वगैरह जाना है तो उसके लिए पूछ रहे थे और प्रॉपर टाइम मिला था कि अगर आपको बीच में लेटे बहुत देर हो गई आपको, तो कुछ देर बैठना चाहते हैं तो यू कैन सीट। तो ऐसा करके
काफ़ी देर तक चलता रहा। लगभग मुझे लगता है कि 12 घंटे तक सर्जरी चली थी, सुबह 8 से शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे तक। तो मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ सफ़र, ऐसे लोग बोलते बहुत सफ़र करना पड़ता है सर्जरी में, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे। बाकी बहुत अच्छा कोऑपरेशन था ओटी के टाइम और उसके बाद भी। जब मेरे सर्जरी नहीं हुई थी तो उससे मेरे बहुत ज़्यादा बार्डनेस थी फ्रंटल एरिया में और क्राउन एरिया में। तो उस समय मैं लो कॉन्फिडेंट फील करता था, जैसे कि कहीं पार्टी वगैरह जाना तो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता था कि क्या बताऊँ, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अजीब थोड़ा सा एक सारे लुक से मैं थोड़ा सा अलग दिखता था। बाकी मेरे फैमिली में किसी को बार्डनेस नहीं थी तो अपने फैमिली में भी अलग दिखता था। लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट हो गया और अच्छी ग्रोथ आने के बाद से जब मैं कहीं जाता हूँ तो फिर लोग मुझे खुद से पूछते हैं कि आपके तो बाल नहीं थे या फिर हेयरफॉल हुआ था, ऐसा कुछ बोलते हैं कि हुआ था। मतलब वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरे बाल नहीं थे, अभी बाल आ गए। तो वो देख के थोड़ा सा शॉक टाइप के हो रहे थे। तो मुझे इसके बाद से बाल आने के बाद से काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ और कहीं भी जाने में हिचकता नहीं था। पहले थोड़ा हिचकता था कि अरे थोड़ा जाना पड़ेगा और थोड़ा लुक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल लुक थोड़ा मैटर करता है, मुझे भी करता है लुक मैटर। तो इसलिए मैं थोड़ा लुक ख़राब रहता था, तो इसलिए मैं कहीं जाना प्रेफर नहीं करता था। और जब से अच्छे हेयर्स आ गए तो मेरे फिर कहीं भी जाना में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं। जब मैं सर्जरी के लिए कंसल्टेशन के लिए आया था, डॉक्टर ने मुझे 5000 ग्राफ रिकमेंड किए थे, पर उन्होंने एक चीज़ भी बताया था कि हो सकता है कि ज़्यादा भी लगे हैं, तो अगर ज़्यादा लगेंगे तो आपको बता दी जाएंगे। पर जब सर्जरी शुरू हुई, डॉक्टर ने इतना लंबे टाइम मेरे पे अपना इन्वेस्ट किया और मुझे इतने अच्छे ग्रोथ लाने के लिए उन्होंने इतने एरिया में मेरे 5000 ग्राफ लगाए। ये एरिया, क्राउन एरिया और ये फ्रंटल एरिया। और डॉक्टर भी इतने ज़्यादा मतलब कि स्पेशलाइज और परफेक्ट है अपनी चीज़ों में कि मुझे किस तरीके से इनको उन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया कि फ्रंटल एरिया में मेरे को ज़्यादा डेंसिटी दी और पीछे वाले एरिया में मुझे कम डेंसिटी दी, क्योंकि फ्रंटल एरिया से इंसान को सामने से लुक दिखता है। अभी तक मेरा 15 महीने जो रिजल्ट है, मैं उससे काफ़ी हैप्पी हूँ। आप मेरा रिजल्ट काफ़ी देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कहीं और भी करा रखा है, पर मुझे शायद नहीं लग रहा है कि उनका इतना अच्छा रिजल्ट है करके, पर मुझे अपना रिजल्ट बेस्ट लग रहा है। और मैं भी अगर आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से किसी परेशानी से जूझ रहे हो या कोई आपको ट्रॉमा ऐसा फेस कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको क्यूएसटी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ का ओल्ड पेशेंट हूँ और यहाँ का हर चीज़ बेस्ट है। नाइस, बेटर नहीं, बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है यहाँ पे। ऐसा होता है ना कभी कभी कि सर्जरी कराने तक ही केवल स्टाफ वहाँ से अच्छे से डील करता है या 1-2 महीने तक, लेकिन आज मुझे 15 महीने हो गए, आज भी मैं सेम वही चीज़ फील कर रहा जो मैं फर्स्ट डे यहाँ फील कर रहा था। किसी भी स्टाफ में कोई ऐसा कुछ नहीं कि बिहेवियर चेंज हो गया, बोले नहीं अब तो ट्रांसप्लांट हो गया, इससे हमें क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम बिहेवियर सभी स्टाफ का, यहाँ डॉक्टर्स का सेम। देखें, वो तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे आने में कैपेबल नहीं है तो आप हमें वीडियो कॉल पर कंसल्ट कर सकते हो। इतनी फैसिलिटी तो शायद ही कोई दे, मुझे लगता नहीं है कि, लेकिन बट क्यूएसटी ये देती है और एश्योरेंस देती है कि हम आपके बालों की हम केयर करेंगे। आप तो केवल कर रहे हो जो हम बता रहे हैं, लेकिन केयर हम भी आपके बालों की केयर कर रहे हैं। आपने बहुत सुना होगा पीआरपी लोग कर रहे हैं कि बालों को झड़ने से रोकने के लिए पीआरपी करवा लो वगैरह। एक्चुअली पीआरपी है क्या? पीआरपी क्या है, हमारे ब्लड को लेके एक उसमें से कुछ प्लाज्मा वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कुछ कंटेंट डालते हैं, जिससे कि हमारे जो ग्रोथ फैक्टर है हेयर के, उसको मतलब एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, उसके ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है पीआरपी। तो ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेना डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि पर मंथ आप लीजिएगा 6 महीने, फिर उसके बाद अल्टरनेट मंथ में। तो मैं शुरू के 4 महीने नहीं ले पाया था ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन उसके बाद से मैंने कंटिन्यू पीआरपी यहाँ भी लिए और जहाँ मैं अभी अपने नियर बाई में मैंने 5-6 पीआरपी के जीएफसी ले रखे हैं। अभी पीआरपी कौन करा सकता है? ऐसा नहीं है कि इसने ट्रांसप्लांट कराया वही करा सकता है। ये एक तरह का जनरल प्रोसेस भी है। जैसे हम अपने बालों को मेंटेन अच्छा रखने के लिए क्या कराते हैं, बालों को स्ट्रेट वगैरह या फिर केराटिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह से कराते हैं पार्लर वगैरह में, सैलून में, तो उसके बदले हम इसको भी करा सकते हैं पीआरपी को, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग बराबर ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। जबकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ पीआरपी ही थोड़ा कम में हो जाएगा, जबकि जो केराटिन वगैरह कराते हैं बालों में वो महंगा रहता है। तो और पीआरपी इजीली अवेलेबल ही रहती है हर जगह पे, और ये डायरेक्टली हमारे जो हेयर के जो रूट्स हैं उसको इम्पैक्ट करती है। तो जबकि केराटिन जो रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटिंग वगैरह कराते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, जबकि पीआरपी डायरेक्ट हमारे रूट को इम्पैक्ट करती है।
तो अभी मैंने आपको 1 साल 3 महीने की अपनी जर्नी शेयर की है और इस जो 1 साल 3 महीने में जो रिजल्ट आए मेरे हेयर के, वो उससे मैं बहुत खुश हूँ और अपनी टीम QST से भी बहुत खुश हूँ, यहाँ के बिहेवियर से बहुत खुश हूँ। थैंक यू टीम QST। पेशेंट 4 ने इनिशियली 3 महीने के बाद क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें उनका शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका था और फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर रहे थे और अब 16 महीने बाद उनको उनका यूथफुल कॉन्फिडेंट लुक वापस मिल चुका है। हेयरलाइन अच्छे से डिफाइन हो चुकी है, फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है। नाउ हिज लुक्स मैच हिज एज। चलिए अब 5वें पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम प्रणव मेश्राम है। मैं इंडिया के सेंट्रल पार्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 31 ईयर्स है। मेरा ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर फरवरी में हुआ था और आज मैं अपनी फाइनल PRP के लिए आया हूँ। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों तक किसी क्लिनिक के बगल में ही एक होटल है, मैं वहीं स्टे कर रहा था, ताकि एक डाउट था कि अगर कुछ भी इशू या चैलेंज आता है तो मैं क्लिनिक में तुरंत विजिट कर सकूं। बट लकीली ऐसा हुआ कि मैं होटल में सिर्फ स्टे ही करता रहा, मुझे कुछ भी इश्यूज नहीं आए थे। कुछ दिनों बाद जब अपने घर चले गया था, तो जो असिस्टेंट टीम थी QST की, वो लोग रेगुलरली टच में थे मेरे साथ। दिन में कॉल कर लेते थे 1-2 दिन में एंड रेगुलरली फोटोज मांगते थे, ताकि वो लोग, भले हम लोग दूर दूर है, दे यूज्ड टू असेस मी दूर से ही कि आपका जो ग्रोथ है, आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन, एक IV फ्लूइड्स डालने होते थे, वो भी फोटोज वगैरह के तो भी हम लोग ने शेयर किया था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि देवर सर्जरी के बाद भी असिस्टेंट टीम वाज इन टच कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। एंड नॉट ओनली सिर्फ फोटोज देखना, वो लोग बता भी देते थे कि आप ऐसा कर लीजिए अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो। बाकी ऑलरेडी मेरा खाना एंड मैंने उस टाइम पे वर्कआउट वगैरह सारी चीज़ें रोक रखी थी, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें और ऐड ऑन हो गई थी रिजल्ट्स आने के लिए। जब मेरी सर्जरी होनी थी, तो क्या है कि जो इनके मल्टीपल OTs है, दे आर वेल क्लीन। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब मेरी सर्जरी एक्चुअली 3 दिन चली थी, तो जब भी मैं सर्जरी के लिए आता था, तो एक डॉक्टर आके पहले चेक करते थे कि सारी चीज़ें अलाइंड है, सारी चीज़ें सेट है कि नहीं है। सारे इक्विपमेंट्स जो भी क्लीन स्टेरिलाइज इक्विपमेंट्स आके वो रख के जाते थे मेरे सामने ही। एंड उसके बाद ऐसा होता था कि जब मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया था, तो एक डर रहता है मन में कि आपकी सर्जरी होने वाली है, एंड हेयर ट्रांसप्लांट जैसे सर्जरी जो एक बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। मैं भी पहले डरा हुआ था सर्जरी से पहले, लेकिन जब मैं उस प्रोसेस से गया, तब मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत इजीली बेरेबल है, ये कि डॉक्टर्स आपके साथ इजीली टच में रहते हैं। एंड डॉक्टर्स का प्रोसेस ऐसा रहता है ना कि एक डॉक्टर्स की टीम ग्राफ निकाल रही है, एक डॉक्टर्स की टीम ग्राफ लगा रही है, तो ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत बेहतरीन सा एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है आपके अराउंड। आप उसको देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग द सर्जरी में ऐसा होता है कि आपको भूख लग रही है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो आप डॉक्टर्स को बोल के आप आराम से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के हिसाब से सारी चीज़ें आपका चलेगा, इवन आपका भी एक स्टैंड होता है वहाँ पे लेने के लिए। एंड आप विद इन द सर्जरी आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। जैसे मेरी जब सर्जरी चल रही है, तो मैं उनसे पूछ भी रहा था कि ये प्रोसेस क्या है, इससे क्या होता है। तो एक बोथ 2-वे कम्युनिकेशन जैसा भी हो रहा था सर्जरी के टाइम पे। तो वो मोर और लेस लाइक अ सर्जरी था वो, एंड मोर ऑफ लाइक अ प्रोसीजर था जो मेरे पे अप्लाई हो रहा था। जो मेरी सर्जरी रही, वो मतलब रिजल्ट्स आने के बाद मैं एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड था। और सर्जरी वो मोर और लाइक अ सर्जरी लगी ही नहीं मुझे, वो बस एक नॉर्मल सा प्रोसेस लग रहा था। बस कुछ थे उसमें कि आपको एक डर सा बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी सर्जरी आगे बढ़ती है, आपको चीज़ें सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है। कुछ भी डरने की बात, तो कुछ भी किसी से सुन के परसेप्शन बनाने का ऐसे कुछ भी बात नहीं उसमें। बहुत ईजी वे गोइंग है एंड ईजीली बेयर हो जाता है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है इसमें। मेरे सर्जरी में 5700 ग्राफ्ट्स लगे थे एंड मेरा पूरा जो अपर पोर्शन था हेड का, पीछे से लेके आगे तक, हेयर लाइन भी आगे एक्सीड किया गया था, तो पूरा अपर पोर्शन सारे लगे गए थे। एंड मेरे जो जो ग्राफ्ट्स निकाले गए थे, वो बैक ऑफ द हेड से ही निकाले गए थे, बियर्ड वाले एरिया से कुछ नहीं निकाला था। वेल, आफ्टर द सर्जरी मुझे रिजल्ट्स 4.5 मंथ्स में ही मिल गए थे। मेरे घर में एक इवेंट था, शादी थी, बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी थी। पीपल वर शॉक्ड कि इतने कम टाइम में इतने हेयर्स कैसे आ गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको बता दिया था कि मैंने ट्रांसप्लांट QST से कराया गया था। एंड मैं 4.5 मंथ्स के हिसाब से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था रिजल्ट्स को लेकर। ठीक है, ट्रांसप्लांट के बाद एक चेंज ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप रेगुलर
जो पब्लिक जिस चीज़ से गुजर रही है, जिस चीज़ का उनको डर है, ओवर द एज सभी के हेयर फॉल हो रहा है एंड जो 25-26 ईयर्स के होते हैं दे लुक लाइक 35-40-45 ईयर्स। तो उस चीज़ से यू आर प्रिटी यंग कि आप अपने आप को बहुत ईजिली प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, हेयर एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ मैटर नहीं करता, बट इट इज़ वन ऑफ द थिंग जो बहुत मैटर करती है सभी के लाइफ में। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आप पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू कि आपने इतना प्रोसेस झेल लिया है तो मैं भी करवा सकता हूँ। पीपल आर आस्क कि ये करें तो हो जाएगा कैसा। तो दैट वाज द चेंज मैंने नोटिस किया था। जब ट्रांसप्लांट के लिए मैं जब ओटी में गया था तो पहली बार तो ऐसी थी कि सब ऑलमोस्ट मेरे एज के ही थे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी बहुत बड़े सर्जन के बीच में आ गया कि कोई बहुत बड़ा सर्जन कर रहा है, कोई बहुत सीनियर है। सब ऑलमोस्ट मेरे एज ग्रुप के थे, तो ऐसा था कि इजीली मिंगल आउट हो गए थे। नॉर्मली बात हो जा रही थी, नॉर्मली कैजुअली डिस्कशन हो जा रहा था, खाने को हो गया, ब्रेक हो गया। एंड सर्जरी के बाद भी इट वॉज लाइक कि मैं नर्स जो सिस्टर्स लोग थे, जो असिस्टेंट्स लोग थे, उन लोग से भी बात कर ले रहा था नॉर्मली कैजुअली। ये चीज़ था। एंड ये चीज़ है ना कि ये जो ट्रांसप्लांट है, ये जो ओटी का जो माहौल है, ये आपके हिसाब से किया जाता है कि आप बेयर कर पा रहे हैं तो सर्जरी की जाएगी, बेयर नहीं कर पा रहे तो आपको थोड़ा ब्रेक दे के आप प्रोसीजर और थोड़ा नेक्स्ट डे को कर दिया जाएगा। अनलाइक अदर ओटीज में ऐसा होता है कि ये प्रोसेस आज के आज करना ही है, जो भी मेडिकल टर्म्स होते हैं, मेडिकल प्रोसेस होते हैं, वो उसी के टाइम उसी बीच में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप बेयर कर पा रहे हो, आप में क्षमता है तो किया जाता है। तो इट इज़ ऑल ऑन यू कि आपके हिसाब से चलेगा या तो ये था मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस। मैं अगली बार मिलूंगा आपसे, मैं जब भी नेक्स्ट पीआरपी करने आऊँगा अपना अपडेट तब शेयर करूंगा मैं। तब तक जुड़े रहिए QHT से। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो QHT एंड थैंक यू। पेशेंट 5 ने हेयर ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद फॉलो अप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प की कंडीशन को एनालाइज करके ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज ओवर होने वाला है और फॉलिकल्स अभी रेस्टिंग फेज में हैं, जो 3 महीने के आसपास ग्रो होना शुरू करेंगे। इसके बाद पेशेंट ने डायरेक्टली 14 महीने के बाद विजिट किया था, जिसमें उनकी हेयर लाइन प्रॉपर्ली डिफाइन हो चुकी थी और स्कैल्प पर डेंस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे पेशेंट का पूरा लुक चेंज हो चुका था और अब वो अपने अकॉर्डिंग अपने बालों को स्टाइल भी कर रहे हैं। चलिए अब 6th पेशेंट से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम आशीष सिंघल है, मैं लखनऊ से हूँ और मेरी एज 37 है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 ईयर्स से थी। पहले तो बहुत हेजिटेशन होती थी, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, सोशल एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती थी, सोशल गैदरिंग्स भी बंद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इसकी वजह से। हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, आई मीन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, ऑयल्स एंड ऑल समथिंग, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट ग्रेजुअली हेयर फॉल बढ़ता ही गया। QHT क्लिनिक मैंने बहुत सारे, अब होता क्या है जब आपका हेयर फॉल होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो इंटरनेट पे और सब जगह, तो वहीं से मुझे QHT का भी पता चला, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिनिक्स और भी देखी थी, बट QHT का जब मैंने देखा तो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगा, इसलिए मैंने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेरा लास्ट ईयर 2021 में फेब में हुआ था, QHT से ही। ग्राफ्ट्स अप्रॉक्सीमेट 5000 ग्राफ्ट्स। बॉल्डनेस मेरी ये क्राउन एरिया तक थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो एक्चुअली हमने डिसाइड किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम 2 सेशंस में करेंगे, तो उससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इन और लोगों से जब हम कंसल्ट करते थे, मतलब जिन्होंने करवाया हुआ है, तो वो कहते थे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनको इतना रिजल्ट्स मिले नहीं। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, यहाँ पे आके सर लोग से मिलने के बाद फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो उसके बाद फिर हमने QHT एक्सेप्ट किया। राइट, हाँ, बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों ने मतलब बोला भी है कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया, तो हमने बताया, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी, और उनको देख करके तो एकदम मतलब जो बहुत टाइम बाद मिले तो उनको तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल हेयर है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपको बहुत मिनिमम प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत मिनिमम प्रिकॉशंस होते हैं, और अपनी दवाइयाँ और जो है सीरम्स वगैरह टाइम से यूज़ करिए, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लिनिक से फॉलो बहुत अच्छा रहा, बल्कि PRPs के लिए भी कॉल आती थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट टू QHT ऑल्सो, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे कि पेशेंट 6 की बॉल्डनेस सबसे एडवांस स्टेज की थी, तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट 2 सेशन में हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेशन के प्रोसीजर के बाद उन्होंने 5 महीने पूरे होने पर पहली फॉलोअप के लिए विजिट किया था, जिसमें उनके स्कैल्प पर म्यूर हेयर ग्रोथ विजिबल थी और हेयर लाइन ने भी शेप लेना स्टार्ट
कर दिया था। इसके बाद वो बीच बीच में फॉलोअप्स के लिए आए, लेकिन फर्स्ट सेशन के 28 महीने बाद उनका लुक ऐसा था, हेयरलाइन डिफाइन हो चुकी थी और इसी टाइम पर पेशेंट ने अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन करवाया था, जिसके 2 महीने बाद उनके क्राउन रीजन में शेडिंग विजिबल थी और अब 11 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसमें उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। हेयर स्ट्रैंड्स सीमलेसली मर्ज हो गए हैं और स्कैल्प पर यूनिफॉर्म इवन लुक विजिबल है। इनिशियल कंडीशन से अब तक उनके प्रोसीजर को 39 महीने पूरे हो चुके हैं और इस टाइम पीरियड में पेशेंट का लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दिस केस इज प्रूफ दैट इफ यू हैव एन एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस, then you must listen to your doctor's advice. Follow all the precautions and be patient to see full-fledged results. अगर हम पेशेंट्स की इनिशियल पिक्चर्स से रिजल्ट्स की पिक्चर्स कंपेयर करें तो उनका लुक काफी एलिवेट हुआ है और सभी पेशेंट्स अपने रिजल्ट्स से सेटिस्फाइड हैं। अगर आप भी हेयर लॉस या फिर बॉल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों पे अगला वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।